अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी जो है वो होती है कि स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम आ रेडियो एक्टिव मटीरियल। अब जो कोई भी हमारे पास रेडियो एक्टिव मटीरियल है उसमें से अगर रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, या हम अगर ये बात करते हैं कि न्यूक्लियाइड की, हमने पीछे देखा था कि न्यूक्लियाइड 2 टाइप्स के होते हैं। तो उसमें से एक स्टेबल न्यूक्लियाइड होता है और दूसरा अनस्टेबल न्यूक्लियाइड होता है। तो उन दोनों न्यूक्लियाइड में से जिसमें जो अनस्टेबल होगा उसमें से रेडिएशंस एमिट होंगी। तो उस तरह का जो न्यूक्लियाइड है जहाँ से रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, मतलब उसका न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होगा, तो तभी उसमें से रेडिएशंस एमिट होंगी। तो इस तरह के न्यूक्लियाइड से मिल के जो मटेरियल बना हुआ है जिसमें से स्पॉन्टेनियसली या कॉन्टीन्यूसली रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, उसे हम कहते हैं कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब ये प्रोसेस जो है ये सबसे पहले हेनरी बैकरेल ने 1895 में डिस्कवर किया था। उसके बाद उसने इस फिनोमेना को नेम नहीं दिया था, उसने सिर्फ उसको डिस्कवर किया था कि जो एलिमेंट है उसमें से रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, कॉन्टीन्यूसली रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। अब उसके बाद उसका स्टूडेंट था और एक और साइंटिस्ट थी, उन दोनों ने मिलकर इसको नेम दिया था। उसका स्टूडेंट था पॉलिश और साथ में मैरी क्यूरी। तो मैरी क्यूरी जो है उसने सबसे ज़्यादा वर्क किया था रेडियो एक्टिविटी पर। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो इसी में गुजार दी थी, इसमें रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस को डिस्कवर करने में और उसकी एप्लीकेशंस को फाइंड आउट करने में। उसके बाद 1898 में मैरी क्यूरी ने और पेरी क्यूरी ने इस पे रेडियो एक्टिविटी पे, पेरी क्यूरी जो था वो मैरी क्यूरी का हस्बैंड था, तो उन्होंने इस जो सारा रेडियो एक्टिव मटीरियल हैं, सब्सटेंसेस हैं, उन पे उनके सिस्टमेटिक्स को स्टडी करने में सारा टाइम गुजार दिया था। उसके बाद फिर डिफरेंट टाइम में डिफरेंट जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं वो डिस्कवर होना स्टार्ट हो गए थे। मतलब पहले यूरेनियम डिस्कवर हुआ, कोई और एलिमेंट है, उसे पिच ब्लेंड कहते हैं। तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो यूरेनियम से भी ज़्यादा उसमें रेडिएशन एमिट हो रही है, मतलब उसकी एक्टिविटी जो है वो यूरेनियम से भी ज़्यादा है। फिर उसके बाद उस टाइम में 2 और एलिमेंट्स थे, पोलोनियम और रेडियम, वो डिस्कवर हुए। उसके बाद फिर थोरियम डिस्कवर हुआ। उसके बाद हमारे पास जो रदरफोर्ड था उसने ये देखा, उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी 1902 में कि जो रेडिएशंस किसी भी एलिमेंट में से एमिट हो रही हैं, क्या वो रेडिएशन सेम होती हैं या वो डिफरेंट होती हैं। फिर उसने जब उस पर इन्वेस्टिगेशन की, स्टडी की, तो उसे पता चला कि ये रेडिएशंस तो 3 डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, वो एक ही तरह की रेडिएशंस एमिट नहीं हो रही। और उसने जो रेडिएशन थी उनको 3 डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया था ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि तीनों के करेक्टरिस्टिक्स जो थे वो डिफरेंट थे। तो उसने फिर जो रेडिएशंस थी उनके करेक्टरिस्टिक्स को क्लासीफाई, मतलब उन तीनों को क्लासीफाई कर दिया। तो उनके अब हम आगे करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फर्स्ट वन जो है वो है अल्फ़ा रेज, सेकंड वन है बीटा रेज और थर्ड वन है गैमा रेज। तो अल्फ़ा रेज जो हैं, अब उसने जो रेज, ये तीनों रेज थी अल्फ़ा, बीटा और गैमा, उसको उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाया। तो उसने देखा कि जो अल्फ़ा रेज हैं वो डिफ्लेक्ट हो गई हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में देखें तो वो डिफ्लेक्ट हो गई हैं टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं। और जो बीटा पार्टिकल हैं वो टुवर्ड पॉजिटिव हो गए हैं, इसका मतलब है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। और गैमा रेज जो है वो अनडिफ्लेक्टेड थे, इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स थे। अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं उसको हम हीलियम भी कहते हैं, मतलब वो हीलियम का न्यूक्लियस भी होता है जिसमें 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 2 प्रोटॉन्स होते हैं। उसके बाद जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और जो गैमा पार्टिकल्स हैं, गैमा रेज हैं, वो जो रेज़ हैं वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती हैं एक्स रेज़ के, मतलब उनकी जो एनर्जी है वो एक्स रेज़ के कंपेरेबल है, लेकिन उससे अगर हम उसकी वेवलेंथ देखें तो वेवलेंथ ज़्यादा शॉर्टर है। तो एनर्जी जो कंपेरेबल है, वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा शॉर्टर है, मतलब एनर्जी कंपेरेबल होगी तो इसका मतलब है कि जो एक्स रेज़ हैं उनकी एनर्जी कम होगी, गैमा रेज़ की ज़्यादा होगी, तभी तो वेवलेंथ गैमा रेज़ की शॉर्टर होगी और एक्स रेज़ की ज़्यादा होगी। अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी जो अल्फ़ा रेज़ है उनकी वेलोसिटी की रेंज जो है 1.4 से 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड है। बीटा रेज जो है उनकी वेलोसिटी की रेंज जो है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। और जो गैमा रेज है उनकी वेलोसिटी जो है वो नियरली इक्वल टू लाइट है, मतलब वो इतनी फास्टली मूव करते हैं कि उनकी वेलोसिटी जो है वो लाइट के कंपेरेबल है। अगर हम लोग बात करें पेनिट्रेशन पावर की, तो अल्फ़ा रेज जो है उसकी पेनिट्रेशन पावर स्मॉलर है, मतलब वो अगर हम कोई थिन फॉइल रख दें एलुमिनियम की
या हम लोग सिंपल जो पेपर होता है उसकी, ये पेपर की एक शीट रख दें तो भी हम अल्फ़ा रेज़ को की पेनिट्रेशन को रोक सकते हैं। जो बीटा रेज़ हैं उसकी पेनिट्रेशन पावर ग्रेटर होती है अल्फ़ा पार्टिकल से, ठीक है, तकरीबन 100 टाइम्स ग्रेटर होती है बीटा जो रेडिएशंस हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर। उसको हम स्टॉप कर सकते हैं लेड की शीट से जो तकरीबन 3 मिलीमीटर्स थिक हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं गैमा रेडिएशन। तो गैमा रेडिएशंस की बहुत हाई पेनिट्रेशन पावर होती है क्योंकि उनकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ही शॉर्ट होती है, तो ये इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो सबसे ग्रेटर होती है। तो नेक्स्ट अगर हम इसकी आयोनाइजेशन की बात करें तो अल्फ़ा रेज़ जो है उसका जो मैस है वो लार्ज होता है और वो हाई स्पीड से मूव करते हैं, ठीक है, और वहाँ पर जो उनमें काइनेटिक एनर्जी भी कंसिडरेबल होगी। तो उसकी जो लार्ज एनर्जी की वजह से अल्फ़ा पार्टिकल्स में आयोनाइजेशन, जब हम उसे पास करते हैं गैस से तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो आयोनाइजेशन कॉज करते हैं, आयोनाइजेशन का कॉज बनते हैं। जो बीटा रेज़ हैं उनकी आयोनाइजेशन पावर जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल से स्मॉलर होती है क्योंकि उनका मैस स्मॉलर होता है। और अगर हम गैमा रेज़ की बात करें आयोनाइजेशन की तो उनके पास वीकर पावर ऑफ आयोनाइजेशन होती है। अगर ल्यूमिनेसेंस की बात करें तो अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो जिंक सल्फेट स्क्रीन के साथ स्ट्राइक करें तो वो ल्यूमिनेसेंस क्रिएट करते हैं। इसी तरह बीटा रेज़ की बात करें तो उनमें जो ल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस है वो स्मॉलर होता है और गैमा रेज़ में बिल्कुल ही निग्लिजिबल होता है। तो ये करैक्टरिस्टिक्स है जिनकी बेसिस पे हमने इन तीनों रेडिएशंस को डिवाइड किया था। रदरफोर्ड ने इन तीनों रेडिएशंस को डिवाइड किया था 3 कैटेगरीज़ में कि जो रेज़ एमिट हो रही हैं वो 3 डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। अब जब ये रेडिएशंस किसी भी एलिमेंट में से एमिट हो जाएं, ठीक है, तो वो एलिमेंट, अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक एलिमेंट है जिसमें से अल्फ़ा रेज़ निकल गई हैं, तो अब उस एलिमेंट के जो मैस में और उसके जो उसका एटॉमिक मैस है और एटॉमिक नंबर है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। मतलब अब वो रेडियो एक्टिव मटीरियल, अब जो पहले पेरेंट, मतलब हम जो पहला रेडियो एक्टिव मटीरियल उसे कह रहे हैं पेरेंट रेडियो एक्टिव मटीरियल, उसमें से जो रेडिएशंस जो हम कहते हैं ये रेज़ निकल गई हैं, उसके बाद वो डिसइंटीग्रेट हो गया किसी और रेडियो एक्टिव मटीरियल में जिसको हमने कहा कि डॉटर न्यूक्लियाइड में वो डिसइंटीग्रेट हो गया। इन पार्टिकल्स के निकलने के बाद जब एक एलिमेंट डॉटर न्यूक्लियाइड में या डॉटर हमारे पास एलिमेंट में चेंज हो गया तो उसको, उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर डिके या रेडियो एक्टिव डिके। मतलब जो एलिमेंट पेरेंट न्यूक्लियाइड या हम कहते हैं जो पेरेंट हमारे पास एलिमेंट था वो डॉटर एलिमेंट में चेंज हो गया, पेरेंट न्यूक्लियाइड डॉटर न्यूक्लियाइड में चेंज हो गया। तो इस तरह, और कब वो चेंज होगा, जब इनमें से कोई रेडिएशन उसमें से एमिट होगी, उस टाइम में हम कहते हैं कि जो एलिमेंट है उसमें रेडियो एक्टिव डिके हो गया या न्यूक्लियर डिके हो गया। और ये वाला जो सारा प्रोसेस होता है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब ये नेचुरल प्रोसेस है क्योंकि रेडिएशन जो हैं वो एमिट हो रही हैं स्पॉन्टेनियसली। हमने अभी देखा था कि रेडियो एक्टिविटी होती ही ये है कि जब रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली एमिट हो रही हैं। अब जो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है इसको हम रेडियो एक्टिव डिके भी कहते हैं। इसके अलावा हम डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस भी कहते हैं कि जो एलिमेंट है वो डिसइंटीग्रेट हो गया अपने डॉटर न्यूक्लियाइड में। जितना रेडियो एक्टिव डिके का प्रोसेस होता है वो रेडियो एक्टिव डिके का प्रोसेस जो है वो केमिकल या फिज़िकल मीन्स पे डिपेंड नहीं करता। मतलब जितना अगर हम उसमें जो हीट है उसकी इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर दें, प्रेशर इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोवाइड कर दें, इस सब से रेडियो एक्टिव डिके पे कोई असर नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास एटम में जो चेंजिंग आती है या डिसइंटीग्रेशन होती है वो किस तरह की होती है, मतलब उसके कौन कौन से मोड्स हैं। तो पहला जो हमारे पास होता है वो अल्फ़ा पार्टिकल डिके है। अल्फ़ा पार्टिकल डिके में क्या होता है, हमें पता है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स किस तरह से बना होता है। अल्फ़ा पार्टिकल्स में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम उसके चार्ज नंबर की बात करें तो वो 2 होता है, मैस नंबर जो है वो 4 होता है, ठीक है। नंबर ऑफ़ जो चार्ज है वो 2 है और मैस नंबर 4 है। अब ये न्यूक्लियाइड जो है, ये किसी भी न्यूक्लियाइड में से अगर अल्फ़ा पार्टिकल निकल जाए तो क्या होगा। अब अल्फ़ा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं, तो जो उसका अब किसी एलिमेंट में से अगर अल्फ़ा पार्टिकल निकल गया है तो इसका मतलब है कि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा बाय 2, ठीक है, और जो उसका मैस नंबर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा बाय 4। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है x, ठीक है, a इसका एटॉमिक मैस है, z इसका एटॉमिक नंबर है। अब इसमें से ऐसा एलिमेंट निकले, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 हो और एटॉमिक मैस 4 हो, जैसे हीलियम है, ठीक है, हीलियम इसमें से निकल जाए तो क्या बचेगा,
हम लोगों ने जो इसका एटॉमिक मास होगा उसमें से -4 कर देना है, जो इसका एटॉमिक नंबर होगा उसमें से -2 कर देना है। तो ये जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाइड होगा, और हो सकता है साथ में कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज़ हो रही हो। ओवरऑल एटम है या न्यूक्लियाइड है वो हम जब पीरियोडिक टेबल में देखें तो वो 2 बॉक्सेस लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा जो भी एलिमेंट होगा। फॉर एग्जांपल अब आप लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ पर यूरेनियम है, तो यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है और एटॉमिक मास जो है वो 238 है। जब इसमें से एक अल्फ़ा पार्टिकल निकल जाएगा तो उस टाइम में इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 90 हो जाएगा, मतलब 92 - 2। तो क्योंकि हमने जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो हीलियम से मिले, हीलियम का न्यूक्लियाइड होता है तो या हीलियम न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ पर जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा बाय 2। तो यहाँ पर 90 आ गया, उसके बाद 238 है, उसमें से माइनस हम कर देंगे 4 तो वो 234 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो हमारे पास एलिमेंट है इसमें अल्फ़ा डिके हो रहा है, बीटा डिके हो रहा है या गैमा डिके हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो हमने सिंपल लिख दिया ना कि अल्फ़ा डिके में ये होता है, तो अल्फ़ा डिके हो रहा है ये हमें किस तरह से पता लगेगा। उसको पता लगाने के लिए हम ये कहते हैं कि जो हायर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हायर एलिमेंट्स मतलब जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर है, हायर है, ठीक है, तो उन एलिमेंट्स में हम लोग, जैसे हमने स्टेबिलिटी में पढ़ा था कि जितने एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 20 आ जाता है, फिर वो हम उनको स्टेबिलिटी बेल्ट से देखते हैं कि स्टेबिलिटी बेल्ट के वो किस जोन में आ रहे हैं। तो हायर एलिमेंट्स में हम लोग देखते हैं न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। अब हमें पता है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना आते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी कैलकुलेट करने आते हैं। तो जब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हमारे पास होंगे तो हम न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो ईजीली निकाल लेंगे। जब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो अबव 1 होगी और 1.5 तक होगी, उस टाइम में एलिमेंट्स में अल्फ़ा डिके होगा। जैसे अब ये यूरेनियम है, ठीक है, यूरेनियम 238 है। अब हम 238 - 92 करें, मतलब इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करें तो कितने आएंगे, 146 आएंगे। अब हम 146 को, अब हम इसका निकालते हैं न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो, तो 146 डिवाइडेड बाय 92 करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 1.5 आता है। इसका मतलब है कि इस इधर अल्फ़ा डिके होगा, ठीक है। जब आप लोगों ने इस एलिमेंट को देख लिया तो आपको पता लग गया कि अब इसमें अल्फ़ा डिके होना है, तो फिर आप लोगों ने क्या किया कि इसमें से माइनस इसकी जो एटॉमिक नंबर है उसमें से -2 कर दिया और एटॉमिक मास में से -4 कर दिया। तो अब आपके पास जो नया एलिमेंट आया उसका एटॉमिक नंबर 90 होगा, तो वो हमारे पास है थोरियम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेडियम है हमारे पास। रेडियम जो है वो 226 है, उसका एटॉमिक जो नंबर है वो हमारे पास 88 है। अब रेडियम को अगर हम देखें कि रेडियम का हम न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो देख लेते हैं पहले, तो रेडियम की नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 226 - 86, तो ये आंसर आएगा 138। अब हम क्या करेंगे, इसके न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो निकाल लेते हैं, तो ये 138 डिवाइडेड बाय 88 होगा, और इसमें जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो आई वो भी आई 1.5, मतलब ग्रेटर देन 1 है और 1.5 तक है, तो इसका मतलब है अब इसमें भी अल्फ़ा डिके होगा। तो इसमें अल्फ़ा डिके किस तरह से होगा, 226 - 4, तो ये आ जाएगा 222, और इसमें जो इसका एटॉमिक नंबर था वो 88 था, -2 तो 86, तो ये हमारे पास नेक्स्ट बन गया रेडॉन। नेक्स्ट हम देखते हैं पोलोनियम है। तो पोलोनियम में अब देखें कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 84 है और एटॉमिक मास जो है वो 210 है। इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 210 - 84, तो 126 इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं। अब हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का हमें पता लग गया है, तो ये जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो हैं 126 डिवाइडेड बाय 84, और इसका जो आंसर है वो 1.5 है, मतलब इसमें भी अल्फ़ा डिके ही होगा। तो अगर हम इसमें देखें, इसका अल्फ़ा डिके का मतलब है कि 84 - 2, तो ये 82 होगा। 82 होता है लेड का, और ऊपर हमारे पास इसका एटॉमिक मास जो है वो 210 है, तो इसमें से -4 कर दें तो 206 आ गया, ठीक है, इसमें भी अल्फ़ा डिके होगा। जब अल्फ़ा डिके होगा तो हम प्लस साथ में अल्फ़ा भी लिखेंगे, ठीक है, अल्फ़ा हीलियम लिख दें या अल्फ़ा लिख दें, कोई एक ही बात है। उसके बाद हम देखते हैं प्लूटोनियम। प्लूटोनियम में हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 94 है, ये मतलब ये भी हायर एलिमेंट है। जितने पीछे वाले भी देख लें, 92, 88, 84 ये हायर एलिमेंट्स ही हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्लूटोनियम है 94 हायर एलिमेंट है, और इसका एटॉमिक मास जो है वो 239 है। अब हम क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 239 - 94, तो वो हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका 145। अब हम इसका निकाल लेते हैं न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो, तो 145 डिवाइडेड बाय 94, ये हमारे पास आ जाता है 1.5।
इसका मतलब है ये भी यहाँ पर भी अल्फ़ा डिके ही होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 94 माइनस हम कर दें इसमें से 2 तो आंसर आएगा 92। 92 किसका एटॉमिक नंबर होता है? यूरेनियम का। और ऊपर 239 था एटॉमिक मास, इसमें से हम लोगों ने माइनस कर दिया 4 तो 235 आ गया। तो ये यूरेनियम का 235 वाला आइसोटॉप जो है वो हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लेड की एग्जांपल। तो लेड में हमारे पास लेड का एटॉमिक नंबर जो है वो 82 है और एटॉमिक मास 204 है। अब हम इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 204 माइनस 82 तो आंसर आ गया हमारे पास 122। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन इसमें 82 हैं, तो 122 डिवाइडेड बाय 82 ये इक्वल आ गया 1.48 के। मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ ये रेशो है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो वो अबव 1 है, लेकिन 1.5 से कम है। मतलब 1 और 1.5 इसकी रेंज है, 1 to 1.5 सॉरी अबव 1 to 1.5 जो है वो इसकी रेंज है। तो ये इसका इसी रेंज में आ गया, इसका मतलब है इसमें भी अल्फ़ा डिके ही होगा। तो इस तरह के एलिमेंट्स, हायर एलिमेंट्स जिसमें हमारे पास जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो वो अब ग्रेटर देन 1 हो और 1.5 तक हो, मतलब 1 ग्रेटर देन 1 to 1.5 इसकी लिमिट है, उसमें हो तो उधर वहाँ पर अल्फ़ा डिके होगा। सेकंड हमारे पास आ जाता है बीटा डिके। अब बीटा डिके को हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स में। पहला जो है वो बीटा नेगेटिव डिके है, मतलब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द न्यूक्लियस। सेकंड वन जो है वो हमारे पास बीटा पॉजिटिव डिके है, वो इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन्स बाय द न्यूक्लियस। और थर्ड वन जो है वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय द न्यूक्लियस। अब हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो और पॉजिट्रॉन वो न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है, तो फिर ये न्यूक्लियस में से एमिट कैसे होंगे? जिस टाइम में इमिशन होनी होती है, ठीक है, हम कहते हैं बीटा इमिशन हुई है, ये उसी टाइम में न्यूक्लियस में क्रिएट होते हैं, उससे पहले न्यूक्लियस में नहीं होते। ये इमिशन से कुछ टाइम पहले बनते हैं, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में ये जैसे ही बनते हैं फ़ौरन से डिके हो जाते हैं। तो न्यूक्लियस में ये क्रिएट होते हैं जब डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन्स हो जाए, जब प्रोटॉन्स जो हैं वो बहुत कम हो जाएं, उस टाइम में हमारे पास जो बीटा नेगेटिव है डिके वो होता है। ठीक है, अब हम बीटा नेगेटिव डिके या अब हम बीटा डिके जो है, क्योंकि बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव 2 तरह के डिके हैं, तो जो बीटा नेगेटिव है उसे मैं बीटा डिके कह रही हूँ और जो बीटा पॉजिटिव है उसे पॉजिट्रॉन डिके कह दूँगी। तो जो बीटा डिके होता है उसमें चेंजिंग कहाँ पर आती है? उसमें जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 1 पॉइंट ग्रेटर हो जाता है। मतलब अगर उसका एटॉमिक नंबर पहले 16 था तो फिर उसका बीटा डिके के बाद उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 17 हो जाएगा। मतलब उसके जो हमारे पास जी है एटॉमिक नंबर है उसमें +1 हो जाएगा। जैसे आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर हमने जी से लिखा हुआ है, एटॉमिक मास ए से लिखा हुआ है। तो जब इसमें बीटा डिके होगा, ठीक है, उस टाइम में क्या होगा कि जी जो है उसमें +1 हो जाएगा और ए में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, एटॉमिक मास एज इट इज़ रहेगा और प्लस हम लिख देंगे साथ में बीटा डिके, और साथ में हमारे पास हो सकता है कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज़ हो रही हो। अब बीटा डिके किस टाइम में होगा? अब जब हम हायर एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हायर एलिमेंट्स में जिस तरह हम लोगों ने देखा कि हायर एलिमेंट्स में अल्फ़ा डिके होता है किस टाइम में? जब उनकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो है वो ग्रेटर देन 1 हो और 1.5 तक हो, मतलब 1 से ग्रेटर हो और 1.5 तक उसकी लिमिट हो। अगर हमारे पास 1.5 से ग्रेटर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो होगी हायर एलिमेंट्स में, उस टाइम में क्या होगा? उस टाइम में वहाँ पर हमारे पास एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे और वहाँ उस एलिमेंट में बीटा डिके होगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है रेडियम, ठीक है, रेडियम का जो आइसोटॉप है वो है 228 वाला, और इसमें अगर हम इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करें तो 228 माइनस 88 तो आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 88। तो इसमें मतलब हमने न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो कैलकुलेट करनी है तो ये 1.59 आ गई, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ गई 1.6 के। इसका मतलब है कि जो हायर एलिमेंट्स हैं जिसमें 1.5 से ग्रेटर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो आ रही है, वहाँ पर अल्फ़ा डिके नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पे बीटा डिके होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास डिके होगा इस एलिमेंट में वो क्या होगा? वो होगा बीटा डिके। तो बीटा डिके से हमारे पास जो एलिमेंट बनेगा उसमें एक एटॉमिक नंबर का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये 88 है तो वहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 89। तो 89 हमारे पास एक्टिनम का है, यहाँ पर 228
उसका जो एटॉमिक मास है वो एज इट इज़ रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल थोरियम की है। तो थोरियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 90 है और एटॉमिक मास 234 है। अब हम इसका पहले कैलकुलेट कर लेते हैं न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। तो यहाँ पर 234 है, माइनस हम लोगों ने करना है 90, तो आंसर आ जाएगा 144। इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो है 144 आ जाएंगे। हमने इसको डिवाइड कर देना है इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से 90 से, तो आंसर आ जाएगा 1.6। अब आप देखें कि यहाँ पर इसका जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो है इसकी भी ग्रेटर देन 1.5 आ गई है। ठीक है, तो 1.5 इसका मतलब है कि यहाँ पर भी कौन सा डिके होगा, हमारे पास बीटा डिके होगा। अगर इस तरह है ना कि हमारे पास आंसर में 1.53 आ रहा है, 1.54, 55, 56 तक भी, तो भी उसमें अल्फ़ा डिके ही हो रहा है। जब हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 6 के इक्वल आ गई ना, 1.6 तक पहुंच गई है, जैसे कि 1.59 था पीछे वाले में, इस टाइम में फिर उसमें बीटा डिके होगा। तो ये तो पूरा 1.6 है, इसका मतलब है कि इसमें बीटा डिके ही होगा। अच्छा, बीटा डिके हम अगर नोटिस करें तो बीटा डिके लाइटर एलिमेंट्स में भी होता है, सिर्फ हायर में नहीं होता। तो लाइटर में भी बीटा डिके हो रहा होता है। तो बीटा डिके जो है लाइटर में कैसे होता है? लाइटर में जब हम बात करते हैं कि हमारे पास लोअर एलिमेंट्स में जब हम उसकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो कैलकुलेट करते हैं और वो ग्रेटर देन 1 आ जाए। अब हमने वहाँ पर जैसे हमने हायर एलिमेंट्स में कहा था कि 1.5 से ग्रेटर आ जाए तब हमारे पास बीटा डिके होगा। लेकिन लोअर एलिमेंट्स कौन से हैं जिनका एटॉमिक नंबर लेस देन 20 होगा, मतलब कैल्शियम या कैल्शियम से पीछे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, वहाँ पर अगर हम न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो देखें और वो 1 या 1 से ग्रेटर आ जाए, क्योंकि 1 पे तो हम फुल वो स्टेबिलिटी बेल्ट पे आ रहा होता है, तो 1 से ग्रेटर आ जाए तो उस टाइम में हमारे पास जो डिके होगा वो भी बीटा डिके ही होगा। अब ये कार्बन है हमारे पास, ठीक है। कार्बन में अगर हम लोग देखें कि इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो 14 - 6, तो वो आ जाएगा हमारे पास 8 इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन इसका एटॉमिक नंबर ही होता है, तो 8 डिवाइडेड बाय 6, आंसर आ गया 1.33। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो नंबर और न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, 1.33 है। अगर लेस देन 1 होगा तो फिर कोई और केस हो जाएगा। यहाँ पर ग्रेटर देन 1.33 है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, 1.33 आ गया। तो इस टाइम में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बीटा डिके होगा। तो जब हम कार्बन में बीटा डिके होगा तो उस टाइम में कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर +1 हो जाएगा। तो 7 जो है वो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पर जब बीटा डिके होगा तो ये हमारे पास कार्बन जो है वो चेंज हो जाएगा नाइट्रोजन में। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास फॉस्फोरस की है। तो फॉस्फोरस का हम लेते हैं 32 वाला आइसोटॉप। एटॉमिक नंबर इसका 15 है। अगर हम इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास 17 आ जाते हैं। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो देखें तो 17 डिवाइडेड बाय 15, आंसर आ गया 1.13। अब ये भी ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, बीटा इमिशन होगी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सोडियम की एग्जांपल। तो सोडियम में हमारे पास सोडियम जो है 24 वाला अगर हम देखें तो इसमें से अगर हम लोग माइनस कर दें 11, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ गए 13 डिवाइडेड बाय 11, आंसर आ गया 1.18। तब भी हमारे पास बीटा इमिशन ही होगी। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं बीटा इमिशन की तो उस टाइम में कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पर न्यूट्रॉन इमिशन भी हो जाए, ठीक है। बीटा इमिशन के साथ साथ न्यूट्रॉन इमिशन के भी चांसेस होते हैं। अब सेकंड हमारे पास आ गया बीटा पॉजिटिव डिके। वो कब होता है? बीटा पॉजिटिव जब एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स हो जाए, मतलब जो प्रोटॉन्स हैं वो ज़्यादा हो जाएं, उस टाइम में बीटा पॉजिटिव डिके होगा। अब बीटा पॉजिटिव डिके में क्या होता है या पॉजिट्रॉन डिके में क्या होता है कि जो हम एटॉमिक नंबर है वो -1 हो जाएगा। एटॉमिक मास में फिर भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, एटॉमिक नंबर जो है वो -1 हो जाएगा। बीटा नेगेटिव में एटॉमिक मास जो था वो +1 हो गया था। बीटा पॉजिटिव या पॉजिट्रॉन में एटॉमिक मास जो है वो -1 हो जाएगा। अब वो किस तरह से होगा, जैसे अब हमारे पास पोटाशियम है, ठीक है, पोटाशियम का हम 37 वाला आइसोटॉप लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि हम 37 - 19 करें और हमारे पास जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 18 आ गए। 18, अब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो अगर कैलकुलेट करें तो 18 डिवाइडेड बाय 19 वो आ जाएगा 0.94। अब 0.94 जो है वो लेस देन 1 है, 1 से कम है ये। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे बीटा नेगेटिव डिके नहीं होगा, मतलब बीटा डिके नहीं होना, यहाँ पे पॉजिट्रॉन डिके होगा।
मैंने आप लोगों को बताया था कि लोअर एलिमेंट्स में अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो ग्रेटर देन 1 होगी, उस टाइम में बीटा डिके होगा, मतलब बीटा नेगेटिव डिके होगा। लेकिन अगर 1 से लेस हो गया तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास बीटा पॉजिटिव डिके होगा। मतलब अब यहाँ पर जो पोटाशियम है, अब हम उसमें जब हमने कैलकुलेट कर ली उसके न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो, तो वो लेस देन 1 आ गई है। तो इसका मतलब है अब इसमें जो डिके होगा उस डिके में बीटा पॉजिटिव इमिशन होगी, और जो इसका एटॉमिक नंबर है वो -1 हो जाएगा। मतलब अब वो पोटाशियम से आर्गॉन में चेंज हो गया, एटॉमिक मास में कोई चेंजिंग नहीं आई। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन का 15 वाला आइसोटॉप है, हम इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करें तो 15 - 8 आ जाएगा, वो 7 आ गया। 7 डिवाइडेड बाई 8 तो वो आ गया 0.87 के इक्वल। इसका मतलब है यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ़ यहाँ पर भी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो है वो लेस देन 1 आई है, यहाँ पर भी बीटा पॉजिटिव इमिशन होगी। तो इस तरह से बीटा पॉजिटिव इमिशन होती है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं, या हम यूँ कह देते हैं कि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो हमारे पास लेस देन 1 आई, ग्रेटर देन 1 आई, तो उस केस में सिर्फ लोअर एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ग्रेटर देन 1 आई या लेस देन 1 आई। लेस देन 1 आई तो बीटा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 1 आई तो बीटा नेगेटिव है। लेकिन अगर हम हायर एलिमेंट्स की तरफ चले जाएँ तो हायर एलिमेंट्स में जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन हमारे पास 20 है, ठीक है, 20 से ग्रेटर होगा, उसके बाद हम फिर या हम कह देते हैं 83 है या उससे भी ग्रेटर है। फिर मतलब हायर एलिमेंट्स में अगर हम चले जाएं तो हायर एलिमेंट्स में फिर हमारे पास 2 तरह के डिके हो सकते हैं, अल्फ़ा भी हो सकता है और बीटा भी हो सकता है। अल्फ़ा किस केस में होगा, जब 1 से ग्रेटर, हम कह देते हैं कि 1 पॉइंट से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर और 1.5 तक, तब उसमें अल्फ़ा डिके होगा। लेकिन अगर वो 1.5 से ग्रेटर उसका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो आ रही है, उस टाइम में फिर उसमें बीटा डिके होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो है उसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, जिस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, उसमें या तो पॉजिट्रॉन डिके होता है या इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो अपने ही ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो है वो कैप्चर कर लेता है न्यूक्लियस, और एक न्यूट्रॉन को एमिट कर देता है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन कैप्चर को के कैप्चर भी कहते हैं, क्योंकि जो के शेल इलेक्ट्रॉन है वो कैप्चर कर लेते हैं, मतलब के शेल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैप्चर होते हैं, तो इस वजह से इसे के कैप्चर भी कहते हैं या इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम पॉजिट्रॉन की तरह से होता है कि जिस तरह से हमारे पास एटॉमिक मास जो है ए में कोई चेंजिंग नहीं आई और एटॉमिक नंबर जो है जी में उसमें 1 माइनस हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास बीटा पॉजिट्रॉन डिके है या इलेक्ट्रॉन कैप्चर है, दोनों में ही चार्ज नंबर जो है न्यूक्लियस का वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। डॉटर न्यूक्लियस है उसमें जो एटॉमिक नंबर है वो 1 पॉइंट लेस हो जाता है, 1 पॉइंट कम हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो जो पॉजिट्रॉन मतलब बीटा डिके मतलब पॉजिट्रॉन डिके जो है वो और इलेक्ट्रॉन कैप्चर कब होता है। पॉजिट्रॉन डिके तब होता है जब हमारे पास एनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी है, लेकिन अगर इतनी एनर्जी नहीं है तो उस टाइम में सफिशेंट एनर्जी नहीं है। एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 1.022 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अगर इतनी एनर्जी नहीं है तो उस टाइम में जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर के थ्रू डिके होगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा। और अगर एनर्जी उसकी हायर है एनर्जी है तो उस टाइम में पॉजिट्रॉन डिके होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है गैमा इमिशन। तो गैमा इमिशन क्या होती है, जब अल्फ़ा पार्टिकल निकल जाते हैं, मतलब अल्फ़ा डिके हो गया किसी भी न्यूक्लियस में, तो वो न्यूक्लियस जो है वो हाई एनर्जी स्टेट पे होता है, ठीक है, मतलब एक्साइटेड स्टेट पे होता है। अब उस एक्साइटेड स्टेट से वो कुछ एनर्जी को रिलीज़ करके लोअर स्टेट पे आता है, ठीक है। मतलब वो कोई एनर्जी को रिलीज़ करेगा और जिस एनर्जी को रिलीज़ करेगा उसकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर होगी, और उसकी वेवलेंथ जो है शॉर्टर वेवलेंथ की एनर्जी को वो रिलीज़ करेगा, और उसको हम कहते हैं जो रेडिएशन वहाँ से एमिट होती हैं। मतलब एक डॉटर न्यूक्लियाई है जो बना किससे है, अल्फ़ा डिके से बना है, और उसके बाद उसमें से मज़ीद एनर्जी निकल गई है, ठीक है, मज़ीद एनर्जी एमिट हुई है, और उस जो एमिशन हुई है जिस एनर्जी की उसे हम कहते हैं गैमा रेडिएशन। तो ये इस तरह से गैमा एमिशन होती है। जब गैमा एमिशन होती है उस टाइम में जो पेरेंट न्यूक्लियस है, मतलब जो हम लोगों ने कहा कि डॉटर पेरेंट न्यूक्लियस था, उसमें से डॉटर न्यूक्लियस बना अल्फ़ा डिके के बाद, तो वो एक्साइटेड स्टेट पे था। उसके बाद उसमें से जब गैमा रेडिएशन निकली हैं
ठीक है। तो उस टाइम में उसका जो मैस नंबर है या हम कहते हैं उसका जो एटॉमिक नंबर है या मैस नंबर है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वो वैसे का वैसा ही होगा। सिर्फ और सिर्फ उसकी जो एनर्जी स्टेट है उसमें चेंज आएगी। और ये सिर्फ अल्फ़ा डिके के लिए नहीं है, अल्फ़ा और बीटा दोनों के लिए, मतलब अल्फ़ा डिके, बीटा या हमारे पास पॉजिट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जितने भी प्रोसेस होते हैं उनमें से किसी भी प्रोसेस के थ्रू जो एक्साइटेड हमारे पास एटम आएगा, एक्साइटेड न्यूक्लियस आएगा, उसमें से जब रेडिएशन एमिट होकर वो ग्राउंड स्टेट पे जाता है तो उन रेडिएशंस को हम कहते हैं गैमा रेडिएशन या गैमा एमिशन। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी एक्साइटेशन। अब डी एक्साइटेशन जो है वो एक और मेथड के थ्रू भी होती है, उसे कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन मेथड। मतलब डी एक्साइटेशन एक तो हमारे पास इस प्रोसेस से हो गई, गैमा एमिशन से हो गई, सेकेंड जो है वो होती है इंटरनल कन्वर्जन मेथड से। तो इंटरनल कन्वर्जन में क्या होता है, जो एक्साइटेड न्यूक्लियस है, ठीक है, वो अपने ही किसी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है और अपनी एनर्जी को उस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफ़र कर देता है, मतलब वो कन्वर्ट कर देता है। तो ये इंटरनल कन्वर्जन होती है। तो इंटरनल कन्वर्जन से भी डी एक्साइटेशन का प्रोसेस होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है आइसोमेरिक ट्रांजिशन। अब इस आइसोमेरिक ट्रांजिशन में क्या होता है कि जो न्यूक्लियाइड्स हैं वो एक्साइटेड लेवल्स पर होते हैं। अब वो फ़ौरन से स्पॉन्टेनियसली वो डिके नहीं होते, ठीक है, मतलब न्यूक्लियाइड हाई एनर्जी स्टेट पे हैं तो वो फ़ौरन से डिके नहीं हुए, तो इस तरह से हम कहते हैं कि वो आइसोमेरिक न्यूक्लियाई हैं। अब उन आइसोमेरिक न्यूक्लियाई जो हैं वो अब डी एक्साइट होते हैं, ठीक है, उनमें डी एक्साइटेशन होती है। तो वो डी एक्साइटेशन दोनों प्रोसेस से हो सकती है, गैमा एमिशन से भी और इंटरनल कन्वर्जन से भी। तो जो ट्रांजिशंस होती हैं डी एक्साइटेशंस की ऐसे लेवल्स की, मतलब जो आइसोमेरिक न्यूक्लियाई हैं उनकी जो ट्रांजिशंस हैं उनको हम कहते हैं आइसोमेरिक ट्रांजिशंस। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं कोबाल्ट की। तो ये हमारे पास कोबाल्ट है जो एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है, और कोबाल्ट 60 है। उसके बाद उसमें जब आइसोमेरिक ट्रांजिशन हुई है तो उसके बाद वो चेंज हो गया है, कोबाल्ट 60 में ही था, पहले वो एक्साइटेड स्टेट में था, फिर वो डी एक्साइटेशन में चला गया। तो इस तरह की जो हमारे पास ट्रांजिशन है उसे हम कहते हैं आइसोमेरिक ट्रांजिशन। तो ये सारे जो हमारे पास डिके के प्रोसेस थे या डिके के हमारे पास इमिशन की टाइप्स थी या डिके किस किस तरह से हो सकता है, तो ये हमारे पास टोटल 5 थी। और जिसमें से बीटा जो था वो 3 टाइप्स का था, डिफरेंट टाइप्स का था, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव और हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैप्चर।